सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ते आ रहे हैं आपके सेकेंड सेमेस्टर के मैथ सब्जेक्ट को, और इसमें दोस्तों हमने आपके जितने भी चैप्टर्स हैं मैथ में, जितने भी यूनिट्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं, सभी कॉन्सेप्ट को दोस्तों मैंने चैप्टर वाइज पढ़ाया है और उन पे आधारित क्वेश्चंस को करा दिया है। यह मैंने क्लासेस में कराया है। और इसके बाद हम लोगों ने दोस्तों राजन सीरीज के सभी बहुविकल्पी अतिलघुत्तरीय क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग अब राजन सीरीज के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। पवन के भी बहुविकल्पी क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है। और दोस्तों राजन के लघुत्तरीय प्रश्नों के सीरीज में हमने ऑलरेडी 4 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने 40 क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में लघुत्तरीय प्रश्नों के 5वें पार्ट को। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं गणित की, तो सभी वीडियोस आप देख लीजिए। सभी वीडियोस बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। सभी क्लासेस को आप देख लीजिए, अपने कॉन्सेप्ट को आप लोग क्लियर रखिए और प्रैक्टिस अच्छी करिए। आपके मैथ में 25 में 25 नंबर आएंगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई बहुत टफ नहीं है। बस आप सभी क्लासेस को अटेंड कर लीजिए। और जो मैं सीरीज सॉल्व करा रहा हूँ, सीरीज में बहुत सारी गलतियां दी गई हैं, उनको मैं सही कराते हुए चल रहा हूँ। तो जो भी साथी सीरीज से पढ़ रहे हैं वो लोग बहुत ध्यान से पढ़ें और वीडियोस के थ्रू आप लोग क्वेश्चन वीडियोस खोल लिया करिए और उसके साथ आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने बैठा करिए, ताकि आपको सही जो जानकारी है वह मिल पाए, ठीक है। यहाँ पे आई बटन आपको दिख रहा होगा। आई बटन से आप सभी वीडियोस को दोस्तों देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। मैथ के सामने एक लिंक होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो मैथ के सभी वीडियोस खुल के आ जाएंगे, ठीक है। जितने भी क्लासेस के वीडियोस हैं, राजन पवन की जितने भी वीडियोस हैं, और इसके बाद मैं प्रीवियस ईयर सॉल्व कराने वाला हूं, तो वो भी वीडियोस, सभी वीडियोस दोस्तों आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों, पिता की उम्र उसके पुत्र के उम्र से 4 गुनी है। अब यहाँ पे प्रश्न में बोल रहा है कि एक पिता है जिनकी उम्र उनके पुत्र मतलब उनके लड़के की जो उम्र है उससे 4 गुनी है, और इसके आगे बोल रहा है 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र के उम्र की 2.5 गुनी से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। मतलब 6 साल बाद ऐसा होगा कि पिता की जो उम्र होगी वह उम्र पुत्र के उम्र की 2.5 गुनी से 6 अधिक होगी, ठीक है। तो दोनों के वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए, यही आपसे प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको अभी के बारे में जानकारी दी गई है कि अभी क्या संबंध है पुत्र और पिता के उम्र में, और 6 वर्ष के बाद क्या संबंध होगा पिता और पुत्र के उम्र में, यही आपको प्रश्न में दिया गया है। और आपसे पूछ रहा है कि इस समय उनकी आयु क्या होगी, दोनों की, पिता और पुत्र की। देखिए बीटीसी 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। समीकरण कैसे बनाया जाता है यह मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है क्लासेस में, और इस क्वेश्चन में भी मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले जो आपको नहीं पता है, पिता और पुत्र की उम्र आपको नहीं पता है, तो सबसे पहले आप वह मान लीजिए। मान लेते हैं हम लोग जो पुत्र है उसकी उम्र x है और जो पिता है उसकी उम्र y है, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रश्न में आपको से कह रहा है कि जो पिता की उम्र है वह पुत्र के उम्र की 4 गुनी है, तो वही आप समीकरण के माध्यम से लिख लीजिए। आप क्या लिख सकते हैं, पिता की उम्र y है और पुत्र की उम्र x है, ठीक है। तो 4 गुनी है, जो पिता की उम्र है वह पुत्र के उम्र की 4 गुनी है। यानी कि पिता की उम्र अगर y है तो यह y x का 4 गुना है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, y बराबर 4x लिख सकते हैं। तो एक समीकरण दोस्तों हमको यह मिल गया, पहला समीकरण। और अब 6 वर्ष बाद बताया है कि जो पिता की उम्र है वह पुत्र के उम्र के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों देख लेते हैं कि पिता की उम्र 6 वर्ष बाद क्या होगी। तो अभी जो पिता की उम्र है वह y है, तो 6 वर्ष बाद पिता की उम्र क्या हो जाएगी, y धन 6 हो जाएगी, ठीक।
इसी प्रकार पुत्र की उम्र 6 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, x धन 6 हो जाएगी। अब जो आपसे प्रश्न में बोल रहा है उसे आप समीकरण के रूप में लिख लीजिए। आपसे अब प्रश्न में बोला है कि जो पिता की उम्र है वह पुत्र के उम्र के 2.5 गुने से 6 अधिक हो जा रही है 6 वर्ष बाद, ठीक है। तो इसी को आप समीकरण के रूप में लिखेंगे। जो पिता की उम्र है 6 वर्ष बाद यानी कि y धन 6 बराबर अब हो जा रहा है जो पुत्र की उम्र है 6 वर्ष बाद यानी कि x धन 6 इसका 2.5 गुना, 2.5 गुना मतलब 5/2 गुना से 6 अधिक, तो 6 जोड़ देंगे। समझ गए? यह समीकरण आप लोग समझे। यह 6 वर्ष बाद जो प्रश्न में कह रहा है कि जो पिता की जो उम्र है 6 वर्ष बाद यानी कि y धन 6 जो पिता की उम्र है 6 वर्ष बाद वह पुत्र के उम्र यानी कि x धन 6 से 2.5 गुना है, तो 5/2 से गुणा कर देंगे हम लोग और 6 अधिक है तो धन 6 कर देंगे, ठीक। यह दो समीकरण दोस्तों जो प्रश्न में हमें दिया गया है उसी के माध्यम से हमने बना लिया है। अब आगे देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दोनों पक्षों में हम लोग 2 का गुणा कर देते हैं। इस दूसरे समीकरण में 2 से जब आप गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा 2x 2y प्लस 12 बराबर 5x प्लस 30 प्लस 12, ठीक है। अब आप लोग चर को एक तरफ कर लीजिए, अचर को एक तरफ कर लीजिए। तो इधर देखिए 2y और ये 5x इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -5x और ये जो 12 है वह इधर आएगा तो -12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 धन 12 और ऋण 12। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 2y माइनस 5x इक्वल टू 30। यह है आपका दूसरा समीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दोस्तों 2 समीकरण मिल गए हैं अब, ठीक है। पहला तो ये y बराबर 4x और दूसरा जो समीकरण मिल गया है वह मिल गया है 2y माइनस 5x इक्वल टू 30। अब दोस्तों 2 समीकरण मिल जाने के बाद आप यहाँ पे देखिए पहले समीकरण में आपको y की जो वैल्यू है वह x के रूप में पता है, तो आप क्या करिए दूसरे समीकरण में y की जो वैल्यू है वह 4x रख दीजिए। तो यहाँ पे 2y माइनस 5x इक्वल टू 30 जो समीकरण है इसमें y की जगह आप क्या रख सकते हैं 4x, तो यही यहाँ पे किया गया है। देखिए y की जगह हम लोग 4x रख देंगे तो ये जाएगा 2 इंटू 4x माइनस 5x इक्वल टू 30। अब 2 का गुणा होगा 4x में तो 8x माइनस 5x इक्वल टू 30 और 8x में से 5x घट जाएगा तो हो जाएगा 3x बराबर 30 या फिर इसे लिख सकते हैं x बराबर 10। तो आपको पुत्र की आयु पता चल गई 10 वर्ष, ठीक। अब इसके बाद पुत्र की आयु पता चल गई है तो पहले समीकरण में आप पुत्र की आयु रख दीजिए, आपको पिता की आयु मिल जाएगी। तो y बराबर 4x, x की वैल्यू आपको पता है तो रख दीजिए। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी 4 गुणे 10 यानी कि 40 वर्ष। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिता की आयु कितनी हो जाएगी 4x यानी कि 4 इंटू 10 इक्वल्स टू 40 वर्ष। तो यहाँ पे आपको पिता और पुत्र दोनों की आयु प्राप्त हो गई। पिता की जो वर्तमान आयु है वह 40 वर्ष है और पुत्र की जो वर्तमान आयु है वह 10 वर्ष है। यही पूछा है, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दोनों की वर्तमान आयु पिता की 40 वर्ष और पुत्र की 10 वर्ष, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए 42 है, यदि परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है और यदि उसके अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाता है तो नई संख्या का मान 3/4 हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों एक परिमेय संख्या दी गई है और इस परिमेय संख्या के बारे में बताया जा रहा है कि इसका जो अंश है वह उसके हर से 2 कम है, ठीक। और इसके बाद बोल रहा है कि अगर उसके अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाता है तो संख्या का मान जो है परिमेय संख्या का मान वह 3/4 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, बीटीसी 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करना है। अंश और हर को आप मान लीजिए, आपको नहीं पता है तो आप मान लीजिए। मान लेते हैं जो अंश है वह x है और जो हर है वह y है, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या हो जाएगा x बाई y, यही संख्या हो जाएगी। अब बोल रहा है कि जो अंश है वह हर से 2 कम है यानी कि x का जो मान है
वह हर यानी कि y से 2 कम है, तो आप क्या लिख सकते हैं, x बराबर y माइनस 2 है। ठीक, अब इसके बाद आगे प्रश्न में बोल रहा है कि अंश और हर में अगर हम लोग एक जोड़ देते हैं, दोनों में अंश और हर में अगर एक एक जोड़ते हैं तो नई संख्या जो बन जाता है वह 3/4 बन जाता है। तो अंश में एक जोड़िए और हर में एक जोड़िए और इसे बराबर दिखा दीजिए 3/4 के। अब देखिए यह दो समीकरण आपको मिल गए हैं, यही दोनों समीकरण से आपको x और y का मान निकाल लेना है। देखिए पहले दूसरा समीकरण क्या बनेगा, इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर लीजिए और इससे पहले आपको x की वैल्यू y के रूप में पता है, तो x की जगह आप y माइनस 2 रख दीजिए। तो देखिए क्या लिखेंगे, y माइनस 2 आप लिख दीजिए x को प्लस 1 बाई y प्लस 1 इक्वल्स टू 3/4 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसे आप कितना लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं y माइनस 1 बाई y प्लस 1 इक्वल टू 3/4। अब क्रॉस गुणा कर दीजिए, तिर्यक गुणा कहते हैं जिसे। इस 4 का मल्टीप्लाई इधर ऊपर अंश में होगा और इस y प्लस 1 का गुणा इधर ऊपर अंश में हो जाएगा। ठीक है, तो इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई होगा y माइनस 1 में और इक्वल्स टू 3 का मल्टीप्लाई होगा y प्लस 1 में, तो ये इतना आ जाएगा 4y माइनस 4 इक्वल्स टू 3y प्लस 3, और ये हो जाएगा 4y माइनस 3y। इसको इधर ले आएंगे, जो चर है उसे एक तरफ लिखेंगे और जो कांस्टेंट है उन्हें एक तरफ लिख लेंगे। ठीक है, तो ये 3 धन 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, ये ऋण 4 इधर आएगा तो धन 4 हो जाएगा इधर आके, और ये हो जाएगा y का मान आपको मिल जाएगा 7। ठीक है, तो अब y का मान पहले समीकरण में रख दीजिए, यानी कि इसमें आपको y का मान रख देना है, तो आपको x का मान कितना मिल जाएगा, x बराबर 7 माइनस 2 यानी कि 5। तो x और y दोनों का आपको मान मिल गया है, तो रख दीजिए, x की जगह आ जाएगा 5 और y की जगह 7। तो आपको जो परिमेय संख्या है वह मिल गई 5/7 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 43, 80 गुणा। अब देखिए यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा है, फिर ऋण मझला ब्रैकेट 7 गुणे 8 धन, फिर छोटा ब्रैकेट 13 ऋण 2 गुणे 5 ब्रैकेट बंद, फिर मझला, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। इसी का मान आपको बताना है और बीटीसी 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पे दोस्तों आप इसे ध्यान से देखिए, जब भी ऑपरेशंस होते हैं गुणा भाग जोड़ घटाना और ब्रैकेट्स, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। और इसमें सबसे पहले सबसे आसानी से कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होगा, यह छोटा वाला सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए इस ब्रैकेट को। तो इसे देखिए सॉल्व करेंगे तो इसमें सबसे पहले ये देखिए गुणा जो है वह सॉल्व होगा, तो 2 गुणे 5 10 हो जाएगा और 13 में से 10 घट जाएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा 3। आप इसे कितना लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं 80 और गुणे 56 ऋण मझला ब्रैकेट 7 गुणे 8। अब छोटे ब्रैकेट को पूरा आपने सॉल्व कर लिया है और इसकी वैल्यू 3 आ गई है। ठीक, तो इतना आप लिख सकते हैं। इसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 80 ब्रैकेट 56, अब यह पूरा ब्रैकेट सॉल्व होगा। ठीक, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 7 का गुणा 8 में करेंगे तो 7 8 56 होता है। ठीक, और धन 3, तो ये कितना हो जाएगा 59, और ब्रैकेट जब खुलेगा तो इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा, तो ये हो जाएगा 56 माइनस 59, इतना आ जाएगा। और इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, अंदर ब्रैकेट में बच जाएगा -3। ठीक, अब 80 का -3 में गुणा होगा तो आ जाएगा -240, तो आपको उत्तर कितना मिल जाएगा दोस्तों, -240। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 44, एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 30 मीटर है, उसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। पार्क में 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर के दर से घास लगवाने का खर्च ज्ञात कीजिए।
अब दोस्तों इस प्रश्न में बोल रहा है कि एक वर्गाकार पार्क है और उसकी भुजा की लंबाई दी गई है और बता रहा है कि पार्क के चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। ठीक, तो आपको बताना है कि 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से अगर हम लोग पार्क में घास लगवाते हैं तो खर्च कितना आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको वो एरिया निकाल लेना है जिस एरिया पे घास लगनी है। ठीक, उसके बाद उतने एरिया में घास लगाने का खर्च कितना आएगा यह आपको निकाल लेना है। तो सबसे पहले आपको एक वर्ग यहाँ पे दिया गया है जिसकी भुजा 30 मीटर है। ठीक, अब बोला कि इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो 1 मीटर आपको हर तरफ दोस्तों छोड़ना पड़ेगा। ये भुजा आप देखिए, इस भुजा की जो लंबाई दी गई है वह 30 मीटर दी गई है। ठीक, और 1 मीटर यहाँ छूटा है और 1 मीटर यहाँ छूटा है। तो अब जो बीच में वर्ग बन रहा है दोस्तों, ये जो भुजा बन रही है वह कितनी हो जाएगी, 1 मीटर इधर घट जाएगा और 1 मीटर इधर घट जाएगा, यानी कि ये 28 मीटर बचेगा। तो आपके पास दोस्तों जिस एरिया पे घास लगाना है वह एरिया जो होगा वह एक वर्गाकार एरिया बन जाएगा। ठीक है, देखिए हर तरफ से 1 मीटर छूट गया है, तो यह एक वर्ग बन जाएगा जिसकी भुजा 28 मीटर की होगी। ठीक, तो अब इस 28 मीटर वाले वर्ग का आपको एरिया निकाल लेना है। वही एरिया होगा दोस्तों जिसपे घास लगेगा, सड़क पे थोड़ी ना घास लगेगी। तो किनारे किनारे 1 मीटर चौड़ा सड़क है और 1-1 मीटर जब आप हर साइड पे छोड़ देंगे तो पार्क के जिस एरिया पे घास लगना होगा दोस्तों वह आपको एक वर्गाकार एरिया मिल जाएगा जिसकी एक भुजा 28 मीटर की होगी। तो आप इस एरिया का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो 28 मीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 28 गुणे 28, तो ये कितना हो जाएगा 874 वर्ग मीटर। ठीक, तो आपको पता है 1 वर्ग मीटर पे अगर हम लोग लगवा रहे हैं तो 2 रुपए खर्चा आ रहा है पर वर्ग मीटर के दर से। तो 774 पे आप लगवाएंगे तो कितना खर्चा आएगा, 774 गुणे 2, तो ये कितना हो जाएगा 1568 रुपए पूरा खर्च आएगा घास लगवाने का इस वर्गाकार पार्क में। ठीक है, तो ये जाएगा 1568 रुपए। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 45 है। यदि a धन b बराबर 12 और a ऋण b बराबर 10 तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है दोस्तों, a प्लस b का मान आपको दिया गया है और a माइनस b का आपको मान दिया गया है और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का इसी का मान आपसे पूछ रहा है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, यही फॉर्मूला होता है। तो यही आपको लगा देना है। तो a प्लस b का मान आप रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, a प्लस b का मान 12 आपको दिया गया है और a माइनस b का मान आपको 2 दिया गया है। तो 12 गुणे 2 हो जाएगा ये, और 12 गुणे 2 कितना आता है 24। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 24। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 46 है। एक न्याय पंचायत में 3x + 2 ग्राम सभाएं हैं। यदि प्रत्येक ग्राम सभा में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 मतदाता हैं, यदि x बराबर 2 हो तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि एक न्याय पंचायत में इतनी ग्राम सभाएं हैं और प्रत्येक ग्राम सभा में इतने मतदाता हैं। तो आपको मतदाताओं की संख्या बतानी है जब x बराबर 2 हो। ठीक, तो यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल कुल मतदाताओं की संख्या x के टर्म में निकाल लेना है जैसे दिया गया है और x बराबर 2 पुट कर देना है। तो कुल मतदाताओं की संख्या निकालने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, जितनी ग्राम सभाएं हैं उसका गुणा आपको कर देना है एक ग्राम सभा में जितने मतदाता हैं। ठीक है, तो आप गुणा कर लीजिए। देखिए ग्राम सभाओं की संख्या 3x + 2 है और मतदाताओं की संख्या एक ग्राम सभा में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 है। तो इसका गुणा आप यहाँ पे कर लीजिए। गुणा करेंगे तो देखिए 3x + 2 का गुणा आपको करना है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 में। ठीक, तो 3x का गुणा पूरे इसमें होगा पहले
और इसके बाद फिर 2 का गुणा इस पूरे पद में होगा, तो 3x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 और फिर प्लस 2 इंटू इस पूरे में गुणा कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। ठीक, तो यही गुणा होगा दोस्तों। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। ठीक, अब देखिए 3x क्यूब, x क्यूब का एक ही पद है तो 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर का दो पद है 9x स्क्वायर और प्लस 2x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 11x स्क्वायर और 18x और 6x है, x का दो पद है तो ये हो जाएगा 24x और धन 12। ठीक, अब इसी में बोल रहा है कि x बराबर 2 है, तो x बराबर 2 आप रख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स क्यूब यानी कि 2 का क्यूब प्लस 11 इंटू 2 का स्क्वायर फिर प्लस 24 इंटू 2 प्लस 12। ठीक, तो अब इसे सॉल्व करेंगे आप, तो देखिए 3 का गुणा 8 में धन 11 का गुणा 4 में धन 48 धन 12, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 24 धन 44 धन 48 और 12 कितना हो जाएगा 60, और 24 और 44 धन 60 कितना हो जाएगा टोटल 128 हो जाएगा दोस्तों। तो 128 आपको उत्तर मिल जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे जब x का मान 2 है तो जो टोटल मतदाता मिल जाएंगे वह 128 मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, यदि ab इक्वल टू 5 a माइनस बी इक्वल टू 4 हो तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। डीएलएड 2018 में पूछा प्रश्न है, और दोस्तों जो प्रश्न पूछा था उसमें यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान नहीं निकालना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकालना है। तो यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, यह आप लोग सही कर लीजिएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकालना है, यह पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान पूछा था, यही आपको निकालना है। अब देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान आपको निकालना है, जबकि आपको किसका मान दिया गया है, आपको मान दिया गया है ab का मान दिया गया है 5 और a माइनस बी का मान आपको दिया गया है 4। ठीक, तो ये दो मान दोस्तों आपको पता है और a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद होगा, बेसिक a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला याद होगा। यह फॉर्मूला कितना होता है दोस्तों, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक, यह फॉर्मूला तो दोस्तों आपको पता ही होना चाहिए, नहीं याद हो तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पे आपको मान निकालना है a क्यूब प्लस बी क्यूब का। ठीक है, तो अब देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान आपसे पूछ रहा है, तो इसे ऐसे ही रहने दीजिए, इसे इधर ऐसे आप लिख लीजिए और इस 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी को आप इधर भेज दीजिए बराबर के इधर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, माइनस हो जाएगा, इधर प्लस था तो बराबर के इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू यहाँ पे मिल गई है। इस फॉर्मूले से दोस्तों आप a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अलग से भी फॉर्मूला, अगर अलग से भी आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला याद रहा हो तो इसे हम लोग इतना लिखते हैं। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पे आपको वैल्यूज दी गई हैं a इंटू बी और a माइनस बी की वैल्यूज आपको दी गई हैं यहाँ पे क्वेश्चन में। तो देखिए कितना है, a इंटू बी 5 दिया गया है और a माइनस बी 4 दिया गया है। तो a इंटू बी 5 दिया गया है और a माइनस बी 4 दिया गया है। लेकिन अगर आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू निकालना है दोस्तों, तो आपको a प्लस बी का मान पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे a प्लस बी आ रहा है और यहाँ पे ab का मान आपको पता है
और यहाँ पे भी आपको a प्लस बी का मान चाहिए a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकालने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग a प्लस बी का मान निकालने की कोशिश करते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, यह आप लोग जानते हैं। इसी के मदद से दोस्तों हम लोग a प्लस बी का मान निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, और क्या लिख सकते हैं आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 4ab, इतना आप लिख सकते हैं। इसको आप इतना लिख सकते हैं। देखिए मान वही है प्लस 2ab, मान तो उतना ही आएगा प्लस 2ab, इसका मान तो उतना ही आएगा प्लस 2ab जो यहाँ पे है, बस इसे हम लोग इस रूप में लिख दिया है। ठीक, तो अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अब इसको आप साथ ले लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है और प्लस 4ab। ठीक, तो अब यहाँ पे आप देखिए आपको मिल रहा है a प्लस बी। a प्लस बी अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, रूट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग a प्लस बी का मान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हमें a माइनस बी का मान पता है और यहाँ पे ab का मान पता है, तो वैल्यूज आप रख दीजिए। ऊपर देखिए a माइनस बी का वैल्यू 4 है और ab का वैल्यू 5 है, यही दोनों वैल्यू आपको यहाँ पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू ab का वैल्यू 5, तो 5 लिख दीजिए। अब ये क्या हो जाएगा, करनी में 16, 4 का स्क्वायर 16 और धन 20, तो ये कितना हो जाएगा, करनी में 36 और इसका मान कितना होता है 6। तो यहाँ पे दोस्तों आपको a प्लस बी की जो वैल्यू मिल गई वह 6 मिल गई। ठीक, अब इसी वैल्यू का दोस्तों हमें जरूरत है, इसी वैल्यू की हमें जरूरत थी, क्योंकि यहाँ पे हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकालने के लिए जब हम फॉर्मूले में देख रहे थे तो हमें a प्लस बी का जरूरत पड़ रहा था। तो यहाँ पे अब इसी फॉर्मूले में a प्लस बी की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू, आपको फॉर्मूले से पता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी, यही फॉर्मूला हमने देखा था। अब इसी फॉर्मूले में आपको a प्लस बी की वैल्यू पुट कर देना है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो 6 यहाँ पे रख दीजिए, हो जाएगा 6 का क्यूब प्लस 3ab की वैल्यू कितनी है 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए और a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 लिख दीजिए। अब ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 6 का क्यूब। दोस्तों 6 का क्यूब कितना होता है, 6 इंटू 6 36 होता है और 36 इंटू 6 होता है 216, तो 216 ये हो जाएगा। और देखिए 3 का गुणा 5 में होगा तो 15 और 15 का गुणा 6 में होगा तो ये हो जाएगा 90। तो यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी दोस्तों, 216 माइनस 90, तो 216 माइनस 90 कितना होगा, 126 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू मिल गई। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आपको प्रश्न में कुछ नहीं करना था, जैसे ab की वैल्यू आपको पता थी और a माइनस बी की वैल्यू आपको पता थी, और आपसे a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आपसे पूछ रहा था, तो आपने जब फॉर्मूला लिखा तो इसमें आपने देखा कि a प्लस बी की वैल्यू की हमें जरूरत है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपने ये जो दो वैल्यू दी हुई हैं इनसे आपने a प्लस बी की वैल्यू निकालने की कोशिश की। तो a प्लस बी की वैल्यू हमने इस फॉर्मूले से, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से हमने a प्लस बी निकाल लिया 6, और 6 जब हमें मिल गया तो हमने इसी फॉर्मूले में 6 पुट कर दिया a प्लस बी की वैल्यू, तो हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू दोस्तों आपको कितना मिल जाएगा, 126। तो यहाँ पे 126 बिल्कुल सही हो गया। अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 48। एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 264 घन सेमी है। यदि टुकड़ा 8 सेंटीमीटर लंबा 6 सेंटीमीटर चौड़ा है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं आपको करना है, एक
घनाकार लकड़ी का टुकड़ा दिया गया है, उसका आयतन आपको दे दिया गया है और लंबाई और चौड़ाई दे दिया गया है और ऊंचाई आपसे पूछ रहा है। तो किसी भी घनाकार आकृति का आयतन आपको पता होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, अब इसमें दोस्तों आपको आयतन पता है, लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, ऊंचाई नहीं पता है, यही आपको निकालना है। तो बाकी वैल्यूज पुट करके आप ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो देखिए आयतन की जगह 264 और लंबाई कितनी है 8, चौड़ाई है 6, तो 264 बराबर हो जाएगा 8 गुणे 6 और गुणे ऊंचाई हमें निकालना है, तो ऊंचाई की जगह ऊंचाई लिख देंगे और ऊंचाई बराबर हो जाएगा 264 के बटे में आ जाएगा ये 8 गुणे 6। जब इधर भेजेंगे बराबर के तो यहाँ गुणे में है तो इधर भाग में हो जाएगा, तो 264 बटे 8 गुणे 6 हो जाएगा। और 8 से अगर 264 को काटते हैं तो 8 त्रिक 24 और फिर बचेगा 2 और फिर से ये 24 हो जाएगा, तो फिर से 8 त्रिक 24, तो ये हो जाएगा 33 बटे 6 और 33 और 6 को ऊपर नीचे 3 से काट देंगे तो ये बचेगा 11 बटे 2 और ऊंचाई आपको कितना मिल जाएगा दोस्तों 11 बटे 2 या 5.5 सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। ठीक, तो ऊंचाई कितनी मिल गई 5.5 सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है तथा एक खंभे को 2.5 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई तथा रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे सबसे पहले कह रहा है कि 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक रेलगाड़ी 12 सेकंड में पार कर रही है और उसके बाद कह रहा है कि एक खंबे को अगर पार कर रही है तो उसे 2.5 सेकंड लग रहा है। ठीक, तो आपको रेलगाड़ी की लंबाई तथा रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। ठीक, तो अब चलिए सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, अगर एक कोई खंबा है और इसे कोई रेलगाड़ी पार कर रही है तो इसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, इसे दूरी तय करनी पड़ेगी दोस्तों अपने लंबाई के बराबर। जब पिछला हिस्सा इस खंबे को पार कर लेगा, मान लेते हैं इस रेलगाड़ी की लंबाई x है, तो x दूरी जब यह रेलगाड़ी आगे बढ़ जाएगी तब यह रेलगाड़ी खंबे को क्रॉस कर लेगी। ठीक, इतना आप समझ पा रहे हैं। जब लंबाई के बराबर अपने लंबाई के बराबर रेलगाड़ी चल देगी तो वह खंबा क्रॉस कर लेगी। ठीक, यहां से अगर हम लोग रेलगाड़ी की चाल निकालना चाहें तो रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगा दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अब हमने मान लिया कि रेलगाड़ी की लंबाई x है तो दूरी कितना चल रहा है रेलगाड़ी दूरी चल रहा है x और कितने समय में पार कर रहा है यह दिया गया है 2/2 तो 2/2 को हम लोग कितना लिख सकते हैं 12/5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी दूरी बटे समय यानी कि x बटे 12/5। ठीक, और यह कितना हो जाएगा 5x बटे 12, 5 का गुणा ऊपर हो जाएगा तो आपको रेलगाड़ी का चाल मिल गया दोस्तों 5x बटे 12। ठीक, यह तो खंबे से हमने ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पे दोस्तों प्रश्न में एक चीज और दिया गया है, रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार कर रही है। तो इसके हिसाब से हम लोग रेलगाड़ी की चाल निकाल लेते हैं, तो चाल बराबर दूरी बटे समय हो जाएगा। तो दूरी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को अगर रेलगाड़ी क्रॉस करेगी तो उसे पहले 120 मीटर चलना पड़ेगा और फिर अपने लंबाई के बराबर चलना पड़ेगा, तब वह प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर पाएगी। यानी कि पहले x दूरी चलेगी फिर 120 मीटर। ठीक, इतनी दूरी जब वो चलेगी तो 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को वह क्रॉस कर पाएगी। तो टोटल दूरी जो हो गया दोस्तों वह हो गया x धन 120 और कितना समय लगा रही है 12 सेकंड, तो बटे 12। तो यहाँ पे आपकी रेलगाड़ी की चाल आपको मिल गया x धन 120 बटे 12 और इससे पहले भी हम रेलगाड़ी की चाल निकाल चुके हैं, वह कितना है 5x बटे 12। अब दोस्तों रेलगाड़ी की चाल आप किसी भी तरीके से निकालिए,
तो रेलगाड़ी की चाल तो बदलेगी नहीं, रेलगाड़ी की चाल तो एक ही रहेगी। ठीक, रेलगाड़ी तो उसी चाल से चल रही है, यानी कि यह जो 5x/12 है यह बराबर होगा x + 120/12 के। तो इन दोनों को दोस्तों आप बराबर दिखा दीजिए। ठीक, तो 5x/12 बराबर हो जाएगा x + 120/12। अब तिर्यक गुणा कर दीजिए, एक हर का गुणा अंश में हो जाएगा और अंश का गुणा हर में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5x में गुणा होगा 12 का तो 60x और 12 का गुणा होगा x धन 120 में, तो ये हो जाएगा 12x धन 1440। तो अब चर को एक तरफ कर लीजिए और कांस्टेंट को एक तरफ, तो 12x इधर आएगा और 60x में से घट जाएगा 12x, तो ये हो जाएगा 48x बराबर 1440 और x बराबर दोस्तों आपको मिल जाएगा 1440/48 यानी कि 30 मीटर। अब यहाँ पे दोस्तों आपको रेलगाड़ी की जो लंबाई है x वह मिल गया 30 मीटर। अब यहाँ से दोस्तों आप रेलगाड़ी की जो है चाल निकाल सकते हैं। जो हमने रेलगाड़ी की चाल कैलकुलेट किया था वह है 5x/12। अब x की वैल्यू हमें पता चल गया, तो 5 × 30/12 यह हो जाएगा रेलगाड़ी का चाल। ठीक है, तो यह कितना आएगा दोस्तों? अब 6 से काट दीजिए ऊपर नीचे, तो ये 2 और ये 5 यानी कि 25/2 मीटर पर सेकंड आपको रेलगाड़ी की चाल मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसे आप 25/2 मीटर पर सेकंड को आपको दोस्तों जब किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो देखिए दो वैल्यू होती है, एक 5/18 होता है और एक 18/5 होता है। इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं दोस्तों किलोमीटर पर आवर को बदलने के लिए मीटर पर सेकंड में। तो इन्हीं दो में से किसी एक का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए छोटी यूनिट मीटर पर सेकंड से हम लोग किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं, तो हम लोग जिसका अंश बड़ा है यानी कि 18/5 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो 18/5 से जब हम लोग गुणा करेंगे तो 5 × 5 = 25 और 2 × 9 = 18। अब 5 × 9 यानी कि 45 किलोमीटर पर आवर यह रेलगाड़ी का आपको चाल मिल जाएगा। ठीक, 45 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल हो गई और लंबाई कितना हो गया? 30 मीटर। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग रेलगाड़ी की लंबाई और उसका चाल किलोमीटर प्रति घंटा में निकाल सकते हैं। अब दोस्तों ऐसे किलोमीटर प्रति घंटा में यहाँ पे आपको अगर 45 किलोमीटर प्रति घंटे को आपको मीटर पर सेकंड में बदलना होता तो आप किससे मल्टीप्लाई करते? 5/18 से। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। नीचे दिए गए बारंबारता बंटन को आयत चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। यहाँ पे आपको बारंबारता बंटन दिया गया है जिसे आपको आयत चित्र में दर्शाना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको पहले माप वर्ग अंतराल दिया गया है और इसके बाद उस वर्ग अंतराल में बारंबारता आपको दी गई है। ठीक, देखिए आपको x एक्सिस पे वर्ग अंतराल को माप को दिखा देना है। ठीक है, तो इस प्रकार जैसे 0 से 10 दिया गया है, 10 से 20 दिया गया है, 20 से 30 दिया गया है, तो इसी प्रकार आपको 10, 20, 30 ये अलग अलग माप लिख लेने हैं। और उसी प्रकार जैसे बारंबारता दिया गया है 2, 8, 15, 20, 16, 5, तो इसी प्रकार से आपको इधर बारंबारता दिखा देना है। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से। अब देखिए 0 से 10 के बीच में आप देखिए तो 0 से 10 के बीच में बारंबारता कितनी है? यहाँ पे 0 से 10 के बीच में बारंबारता 2 है, तो आपको यहाँ पे 0 से 2 के बीच में ऐसे 10 तक एक लाइन खींच देना है और यहाँ पे मिला देना है। ठीक, और उसके बाद आप फिर देखिए 10 से 20 तक बारंबारता कितनी है? तो 8, तो फिर आप 8 के सामने आएंगे और 10 से 20 तक एक ऐसी लाइन खींच देंगे और इसे मिला देंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको सभी वर्ग अंतराल के लिए कर लेना है। अब देखिए 20 से 30 के लिए कितना है बारंबारता? तो 20 से 30 के लिए बारंबारता यहाँ पे 15 है,
तो इस प्रकार आप 15 को यहाँ पे मार्क कर दीजिए, 14 और 16 के बीच में 15 और मिला दीजिए। इस प्रकार दोस्तों आपका आयत चित्र तैयार हो जाएगा। सभी अंतराल की बारंबारता को आपको इसी प्रकार दिखा देना है और आपका आयत चित्र यहाँ पे दोस्तों बन के पूरा तैयार हो जाएगा। इसमें और कुछ नहीं करना है, बस आपको इसी प्रकार दिखा देना है। यहाँ पे आप बारंबारता लिख लीजिएगा और यहाँ पे माप या वर्ग अंतराल आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे इस पार्ट में आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो नीचे सब्सक्राइब लिख करके आ रहा होगा रेड कलर में, उसे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे एक बेल बन के आ जाएगी, बेल पे आप ऑल पे कर लीजिएगा जिससे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो अभी आप तुरंत बेल पे क्लिक कर लीजिए जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें दोस्तों। अब इससे पहले के मैथ के वीडियोस दोस्तों अगर आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर यहाँ पे आपको कहीं आई बटन मिल जाएगा। आई बटन में आप देखेंगे तो मैथ के सभी वीडियोस आपको दिख जाएंगे, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे मैथ के सामने जो लिंक दिया होगा उस पर क्लिक करके आप मैथ के सभी वीडियोस को देख सकते हैं। अब दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे आप कमेंट करके बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। और इसी प्रकार दोस्तों हमारे चैनल पे हमने आपके सभी विषयों को बहुत ही व्यवस्थित ढंग से पढ़ाया है, तो आप सभी विषयों को जरूर पढ़िए और अपने एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइए ताकि आपकी मेरिट अच्छी रहे और यही मेरिट आपको आगे चल के शिक्षक भर्ती में काम आएगी। तो दोस्तों अपनी मेरिट अभी से आप हाई बना करके चलिए और 2019 बैच के लिए यही नंबर फर्स्ट सेमेस्टर में भी मिलने वाले हैं। तो 2019 बैच वाले और भी मेहनत करें जिससे उनके नंबर और अच्छे आए। 25 में 25 आपको मैथ में लाना ही है दोस्तों। तो आपको जहां कहीं भी दिक्कत आ रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को दोस्तों आप अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए ताकि सभी लोग ऐसे आसानी से सभी लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ पाए। तो सभी ग्रुपों में सभी दोस्तों में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। आपको सभी विषयों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो सभी विषयों को आप पढ़िए। अब दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके 6th पार्ट के साथ, ठीक है। अब इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दोस्तों आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।